जब बीजिंग में बारिश होती है तो दिल्ली में छतरी लेकर घूमते हैं। ये मुगल कहलाई उन्हीं इरफान हबीब ने लिखा है, इरफान हबीब ने लिखा है। अपने भाई को नग्न करके पूरी दिल्ली की सड़कों में घुमाया, नंगे हाथी पर बैठाकर दिल्ली की सड़कों में घुमाया दारा शिकोह को, क्योंकि वो उपनिषद को मानने वाला था और उपनिषद का फारसी अनुवाद किया था और भारत में सबको लेकर चलना चाहता था। खुद मसीह आलमगीरी में बात लिखी हुई है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर उसने तोड़ा, मथुरा में कहां से चिराग की रोशनी आ रही है, दिल्ली आगरा तक पहुंच रही है तो जाकर उसे तोड़ा। ये सारी बातें इतिहास में दर्ज है कि 4 साहबजादों को उसने दीवारों पर चुनवाया। ये शीशगंज गुरुद्वारा क्या है, वहां पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश कत्ल किया गया। ये औरंगजेब की क्रूरता के प्रमाण है और प्रमाण लिखे हुए हैं। और ये जो बातें कह रहे हैं बार बार इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। रोमिला थापर है, इरफान हबीब है, आप जो बात सुनना नहीं चाह रहे थे वो लोग नहीं चाह रहे थे कि हाँ दिया, लेकिन करते थे हुआ है। तो आज के इस वीडियो में फैज खान ने विवेक श्रीवास्तव को धो दिया है, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव औरंगजेब का गुणगान करने के चक्कर में कुछ भी बोले जा रहे थे, हिंदू धर्म को घेरने के चक्कर में। और इसी के साथ यह हम हर बार बीजेपी पर बोलते बोलते हमेशा हिंदू धर्म को बुराई करने लगते थे और औरंगजेब और मुगलों का गुणगान करने लगते थे। तो इसी बात पर फैज खान ने इसे धो दिया है, वो भी अच्छे से, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव हर बार हर किसी के बीच में बोलकर उटपटांग कुछ भी बोले जा रहा था। तो इसी बात पर फैज खान इसका अच्छे से इलाज कर दिए हैं। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा इसकी धुलाई को। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। यहाँ पर 4 प्रकार की विचारधारा है। जब बीजिंग में बारिश होती है तो दिल्ली में छतरी लेकर घूमते हैं। दूसरी विचारधारा है मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो मैं भारत माता की जय नहीं कहूँगा। तीसरी विचारधारा है जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाती है। और चौथी यानी कि सबसे मजबूत विचारधारा अखंड भारत की यहाँ पर मौजूद है। और पहले ही कहा कि लेफ्ट के हिस्टोरियन ने बहुत छुपाने का प्रयास किया, फिर भी इरफान हबीब को यह कहना पड़ा प्रत्यक्ष रूप से, मंगोल कभी नहाते नहीं थे, क्रूर दरिंदे थे। हजरत अमीर खुसरो के जरिए से लिखा है और उन्हीं की वंशावली है कि जब वो किसी को मारते थे तो पहले खून पीते थे। उन्हीं की वंशावली मुगल कहलाई उन्हीं इरफान हबीब ने लिखा है, इरफान हबीब ने लिखा है। विपिन चंद्र ने, सतीश चंद्र जो मिडिवल हिस्ट्री के इतिहासकार है वो भी लेफ्ट के हैं, वो भी बहुत छुपाने का प्रयास करते हैं। तब ये लिखते हैं कि उस समय जाफर जटल्ली नाम का एक व्यंग्यकार था, उसने बहुत अश्लील और गंदे शब्दों में लिखा। और ये जो हमारे संगीतकार भाई जब उनके पास गए थे संगीत की अर्थी लेकर, कुछ रियायत मिल जाएगी ये सोचकर, तो औरंगजेब ये कहता है कि कब्र जरा गहरी खोदना, ये संगीत दोबारा निकलकर वापस ना आ जाए। सूफी सरमत को सिर्फ इसलिए कत्ल किया, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, नह नह नास्ते नास्ते किंचन, एक रहस्यवादी वो विचारक थे। आज भी सूफी सरमत की दरगाह जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर है, आप जाकर देख सकते हैं। अपने भाई को नग्न करके पूरी दिल्ली की सड़कों में घुमाया, नंगे हाथी पर बैठाकर दिल्ली की सड़कों में घुमाया दारा शिकोह को, क्योंकि वो उपनिषद को मानने वाला था और उपनिषद का फारसी अनुवाद किया था और भारत में सबको लेकर चलना चाहता था। खुद मसीह आलमगीरी में बात लिखी हुई है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर उसने तोड़ा, मथुरा में कहां से चिराग की रोशनी आ रही है, दिल्ली आगरा तक पहुंच रही है तो जाकर उसे तोड़ा। ये सारी बातें इतिहास में दर्ज है कि 4 साहबजादों को उसने दीवारों पर चुनवाया। ये शीशगंज गुरुद्वारा क्या है, वहां पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश कत्ल किया गया। ये औरंगजेब की क्रूरता के प्रमाण हैं और प्रमाण लिखे हुए हैं। और ये जो बातें कह रहे हैं बार बार इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। रोमिला थापर है, इरफान हबीब है, आप जो बात सुनना नहीं चाह रहे थे वो लोग नहीं चाह रहे थे कि हाँ दिया, लेकिन करते रहे हुआ है। ओके, मैं एक सेकंड विवेक, क्योंकि अजात शत्रु और के बारे में आप कह रहे हैं कि इतिहास में लिखा ही नहीं गया है। अरे रोमिला थापर की पुस्तक में लिखा है, रोमिला थापर कहाँ की हिस्टोरियन है आप बताओ। रोमिला थापर की पुस्तक में लिखा है। विवेक शांत, ओके, आप फैज खान साहब आप भी शांत, मैं रुक करता हूं, मैं जुनैद हैरिस का रुक करता हूं। मेरी हजरत को पोता नहीं था, पोता था, अशोक का पोता था जी, अशोक का पोता। कहां लिखा? अरे ये कौन हिस्ट्री को कहां लिखा है? अभी बताता हूं, सब बताता हूं, मैं बताता हूं। नहीं पहले आप बोले अपनी बात को पूरी करके सुधांशु द्विवेदी फिर बोले। कौन नहीं जानता है कि अशोका ने पूरी दुनिया के अंदर एक रीजनल रिलीजन को नेशनल बनाया और नेशनल से उसने इंटरनेशनल बनाया। चाइना, जापान, कोरिया कहां नहीं पहुंचा, सीरिया तक वो रिलीजन पहुंचा। लेकिन इसी मुल्क के अंदर पुष्यमित्रा के कत्ल करने के बाद बृहद्रथ को इस मुल्क के अंदर ऐसे हो गए, बहुत से विहार तोड़े गए।
बहुत से बुद्धों को मारा गया, यहां तक कि उनकी जनसंख्या आप आज के वक्त में भी गिन सकती हैं कि ये नया गेम प्लान है अब हिंदू और बुद्ध के बीच में कुछ करने की। ये हिंदुस्तान की तारीख है, विक्रमादित्य के जमाने बड़ा में। स्मार्टली आपने मूव करा, आपने ना, मुगल से घुमाया पूरे मामले को, पूरा बुद्ध तक आप बौद्ध तो बौद्धों तक ले गए, ठीक है मैं मुगल तक जी जी जी, मैं मुगल तक आ रहा फिर हूं। मानिए ना, जब भी बटे हैं तब कटे हैं, मानिए इस बात को, जब जब बटे हैं तब तब कट गए हैं। फिर कौन बांट रहा था इस वक्त? कौन बांट रहा था? आपस में बट गए ना। अरे आपने अशोका और अशोका का पोता बटा तो फिर कटा। अरे किससे बटा? किसकी वजह से बटा? किसकी? मुसलमान आए ही नहीं थे। ओके, अरे यार, किससे बटा? अभी मुसलमान भारत में आए ही नहीं थे, प्रॉफिट मोहम्मद तक पैदा नहीं हुए थे। एक सेकंड। अरे भाई 270 कब्ल मसीह जो है बीसी में अशोका हो रहा है। और शिवाजी, जब शिवाजी और जयसिंह में बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, यहीं से मैं बताता हूं। अच्छा, अब आप आगे आइए। इनके मुंह से क्या निकला? अब मैंने सोर्स क्यों पूछा था। पुष्यमित्र के बारे में जो बातें बोली जाती हैं, वो किताब का नाम है अशोकावदान, जो अशोक की ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है। अशोक हुए 273 बीसी में और पुष्यमित्र हुआ 185 बीसी में, यानी अशोक के 90 साल बाद। जी, ये अशोक के 90 साल बाद होने में मेरी हजरत की बात मैंने की है, मेरी बात सुनो, मेरे पूरे भाई बात सुनो ना। अशोकावदान में उल्लेख है, अशोक की ऑटोबायोग्राफी में पुष्यमित्र चुंगा कैसे गया? जैसे 2000 साल बाद कोई कहे गांधी की ऑटोबायोग्राफी में मोदी का नाम है। ये है, इसीलिए मैंने सोर्स कोट करने को कहा था। इसीलिए मैं कहता हूं ये लोग चुन चुन कर, और उसमें क्या क्या लिखा गया है, अगर ये माने तो उस अशोकावदान के अनुसार तो अशोक कलिंग युद्ध से पहले बौद्ध हो गया था। इसलिए हम डिटेल में नहीं जाते, छोड़िए। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अब सुनिए आराम से। इन्होंने बुद्ध की बात कही तो मैं कोट करना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, रीपब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन सेंट्रल गवर्नमेंट जनवरी 2014 यूपीए गवर्नमेंट में। उसमें चैप्टर नंबर 9 है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उसके फर्स्ट पेज पे लिखा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज ड्यू टू द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुसलमान्स। कोई इफ एंड बट नहीं है। और जो इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म के साथ क्या हुआ, तो ये बाबा साहब ने लिखा है कि आप कहते हैं ना, इस्लाम में कहा जाता है मूर्ति पूजा मतलब बुत परस्त, मूर्ति भंजक मतलब बुत शिकन। बाबा साहब ने लिखा है कि जब वहां से इस्लाम निकला तो आज का जो सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सब जगह भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी और उनके लिए मूर्ति का मतलब बुद्ध हो गया। ये बुद्ध शब्द का अपभ्रंश है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। इसलिए कोई इफ एंड बट नहीं रह जाता। और आज सुनिए, बाकी छोड़ दीजिए। भगवान बुद्ध की अभी सबसे बड़ी मूर्ति थी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, 2001 अफगानिस्तान में बामियान में किसी को परेशान कर रही थी। क्या तोप लगा के किसने उड़ाया? जालिमों ने, तालिबान ने या हिंदुओं ने? यही मैं कह रहा हूं इतिहास। और सुनो, गलत 2013 में बोध गया मंदिर में ब्लास्ट किसने करने की कोशिश की? कट्टरपंथी मुसलमानों ने या हिंदुओं ने? और अगर समय रहते डिफ्यूज ना होता तो मंदिर का एक हिस्सा डैमेज हो जाता। आज सबसे बड़ा बौद्ध देश है बर्मा, वहां पे कौन अटैक कर रहा है बौद्ध विहारों पे? रोहिंग्या मुसलमान। विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग हर हमेशा देश का भला के लिए क्या होता है इन लोगों से कोई मतलब नहीं रहता है। बस ये लोग हमेशा मोदी जी को घेरने के चक्कर में लगे रहते हैं और हिंदुओं को बदनाम करने के चक्कर में कभी औरंगजेब का गुणगान करने लगते हैं तो कभी हर मुगलों का। इसीलिए हर बार फैज खान जैसे लोगों से हर डिबेट में आकर अपनी धुलाई करा लेते हैं। और इन लोगों को धोना जरूरी भी है क्योंकि ये लोग कुछ भी बोलकर सोचता है कि सब इसका बात को मान ले। सही अच्छा ऐसे करके अपनी बेइज्जती कराए। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।